कंटिन्यू करते हैं अपने 2016 की ही पबैट के पेपर 1 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट स्टेंड्स लाइक अ रियून. जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो एक तरीके से बर्बाद कर रहा है इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को, एंड इट इज़ टाइम टू डिसमेंटल दिस मेंटल स्ट्रक्चर. और दैट इज़ वाई उसको बदलने की जो है ज़रूरत है. जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर रहा है. मतलब डेवलपमेंट के खिलाफ लिखना है साफ साफ. और अब टाइम आ गया है कि हम इस चीज़ को बदलें. ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रही है. फिर वो बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामाइन करो एंटी डेवलपमेंट थीसिस को, और दैट इज़ वाई आपको किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एंटी डेवलपमेंट थीसिस की बात करनी है अब स्टेटमेंट में. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं व्हाट इज एंटी डेवलपमेंट थीसिस. सो एंटी डेवलपमेंट थीसिस बेसिकली क्या है, क्वेश्चन करती है यूरोसेंट्रिक टॉप डाउन डेवलपमेंट पैराडिग्म को, एक्सपोज करती है इकोलॉजिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इन द ग्लोबल साउथ. इसका मतलब क्या है, जैसे कि डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं डेवलपमेंट जो है ना, एंटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट के खिलाफ है. तो कहते हैं जो डेवलपमेंट है ना वो क्वेश्चन करती है ऐसी डेवलपमेंट को जो यूरो सेंट्रिक है, मतलब जो यूरोप सेंट्रिक है. यूरोप में जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे ही अगर हम एशिया में डेवलपमेंट करेंगे, ग्लोबल साउथ में डेवलपमेंट करेंगे, तो उस चीज़ को क्वेश्चन करती है वो टॉप डाउन, जो ऊपर से नीचे का तरीका है कि यहाँ पे बैठे बैठे आप पॉलिसीज़ बना रहे हो इन लोगों के लिए, वो जो तरीका है उसको ये बेसिकली क्या करती है, क्वेश्चन करती है, एक्सपोज करती है कि जो आपका इकोलॉजिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप जो है अगर डेवलपमेंट, कैसी डेवलपमेंट जो यूरोपिक सेंट्रिक है, यूरो सेंट्रिक डेवलपमेंट को फॉलो करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. तो ये एंटी डेवलपमेंट थीसिस हमारी एक थ्योरी टाइप है जो बताती है और क्वेश्चन करती है डेवलपमेंट मॉडल ऑफ दी वेस्ट को. ना सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशंस ऑफ एंटी डेवलपमेंट थीसिस, कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई. सो इमर्ज प्रोमिनेंटली इन द 1980s एंड 1990s में थिंकर्स जैसे कि हमारा है ऑस्ट्रो एस्कोबार एंड गोस्तावो एस्तेवा. ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, इनको लिख लेना बिकॉज थिंकर्स अगर आप लिखोगे तो बर्डन पड़ता है. एंटी डेवलपमेंट थीसिस का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सो यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट वन थिंकर. एर्टुरो इस्कोबार है ना, ऐसे याद रख लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हम याद रख लेते हैं बार एक तरीके का क्या है, आर्ट है ना, ऐसे करके. ये क्रिटिसाइज करता है मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट को एज अ फॉर्म ऑफ वेस्टर्न हेजेमोनी इम्पोज कैपिटलिस्ट मॉडल्स ऑन डाइवर्स सोसाइटी. बेसिकली कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कुछ नहीं है, एक तरीके से फॉर्म है वेस्टर्न हेजेमोनी को. मतलब क्या है कि वेस्ट को अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, अपने आप को ऊपर दिखाना है. दैट इज़ वाई ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और इम्पोज करना चाहता है कैपिटलिस्ट मॉडल्स को. किसको, कैपिटलिस्ट मॉडल्स को. ये डाइवर्स सोसाइटीज़ जो साउथ की हैं, ग्लोबल साउथ की है या फिर कहे तो एशियन कंट्रीज़ पे इस तरीके की हेजेमोनी बनाना चाहता है और कुछ नहीं है. ऐसा हमारा ऑस्ट्रो एस्कोबार कह के गए हैं. ठीक है, इसी के चलते हमारी एंटी डेवलपमेंट थीसिस आती हैं. कोर क्रिटिसिज्म ऑफ द डेवलपमेंट पैराडिग्म क्या है, अब क्यों ऐसा बोला है और क्या क्या क्रिटिसिज्म है जो हम कर सकते हैं कि डेवलपमेंट क्यों बेकार है, या डेवलपमेंट का जो नाम है ये है ना वो क्यों है. सबसे पहले है होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स. ये क्या कर रहा है, होमोजेनाइजेशन, होमो का मतलब होता है एक. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वन साइज फिट ऑल मॉडल की बात करता है ना. ये इग्नोर कर रहा है इंडिजिनियस नॉलेज को, लोकल सिस्टम को. इसको कोई मतलब नहीं है, इसको ये मतलब है कि बस ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए ये करना है, आप कुछ मत देखो, यही चीज़ जाके इंप्लीमेंट कर दो. लेकिन हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी अलग होती है, सो वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता. एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा डैम. अब क्या होता है, डैम लगाना क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है. ठीक है, अब हम डैम लगा रहे हैं लेकिन हम कोई भी मतलब नहीं रख रहे हैं कि जैसे कि वहाँ से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो वन साइज फिट ऑल मॉडल है जो कि गलत है. देन देयर इज़ अ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ऑफ कोर्स जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, मेन फोकस क्या है, क्या कहता है वेस्ट मतलब यूएसए समझ लो. यूएसए के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, कैपिटलिज्म है डेवलपमेंट. इनका मेन फोकस रहता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, जिससे कि अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना. इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, हम हार्म करते हैं अपने इन्वायरमेंट को. अर्बन फ्लड ड्यू टू इंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड्स इन चेन्नई. जिसके आप देख सकते हो चेन्नई में क्या हो रहा है कि जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का मतलब होता है ऐसे इलाके, ये समुद्र है, ये चेन्नई है, ये समुद्र है, तो ऐसे इलाके जो थोड़े से हाफ वेट है ड्यू टू समुद्र के पास होने की वजह से, तो उसको इंक्रोच किया जा रहा है. वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, और उसकी वजह से क्या आ रहा है, अर्बन फ्लड्स आ रही हैं. फ्लड क्यों आएंगी, क्योंकि ये एरिया था, ये पानी को थोड़ा बहुत फ्लड को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब ये फ्लड शहरों में आ रही हैं बिकॉज ऑफ दैट. सो क्या हो रहा है, सबसे पहले होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, प्लीज राइट देम डाउन. एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. देन क्रिएशन ऑफ डिपेंडेंसी. अब डेवलपिंग जो नेशंस है वो क्या बनते जा रहे हैं, बिकम रिलायंट ऑन द फॉरेन एड टेक एंड मॉडल्स.
अब क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट हम किसको देख के कर रहे हैं, यूएस को देख के, तो जो यूएस करेगा वो हमें करना है। अब यूएस के पास क्या है, यूएस से हम पैसा ले रहे हैं, हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हर तरीके से वी आर डिपेंडिंग। जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स बाय IMF जो हुए थे 1991 के क्राइसिस के दौरान, तो एक तरीके की डिपेंडेंसी है ना, दैट इज़ इट। या आप कह लो आज के टाइम पे भी यू कैन से एग्जांपल, ये तो चलो मुझे नहीं समझ आया, डिफेंस के इक्विपमेंट है ना, वो ले रहे हैं तो हम डिपेंड कर रहे हैं, फॉरेन एड IMF वगैरह से लेते हैं, तो एक डिपेंडेंसी क्या कर रहा है, क्रिएट करना है तीनों तरीके से। दैट इज़ वाई हमें ये इस डेवलपमेंट का, ये डेवलपमेंट पैराडिग्म का क्या है, एक तरीके से क्रिटिसिज्म है। अब एंटी डेवलपमेंट एज इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे है, एंटी डेवलपमेंट अपने आप में इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे है, मतलब खुद का दिमाग यूज़ करने वाली बात कैसे है, ये डेवलपमेंट को देखती है एज अ डिस्कोर्स ऑफ कंट्रोल रेदर देन इमेंसिफिकेशन। ये एक बोलती है कि जो डेवलपमेंट है वो डिस्कोर्स ऑफ कंट्रोल है, मतलब व्हाट यू मीन बाय डिस्कोर्स ऑफ कंट्रोल, डिस्कोर्स ऑफ कंट्रोल का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसा सिस्टम, ऐसी लैंग्वेज जो कि पावरफुल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं टू रेगुलेट एंड मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। इट्स लाइक अ कंट्रोल करना। तो डेवलपमेंट क्या एक तरीके का कंट्रोल है रेदर देन अ इमेंसिफिकेशन। इमेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल नहीं है, ये क्या है, अपने आप में कंट्रोल करने वाली चीज़ है। चैलेंजेस द आइडिया ऑफ अंडर डेवलप्ड एज अ डेरोगेटरी कंस्ट्रक्ट। वो कहता है कि अंडर डेवलप्ड कुछ नहीं होता है, वो एक डेरोगेटरी कंस्ट्रक्ट है, वो सिर्फ बेइज्जती वाली बात है। एडवोकेट लोकल ऑटोनॉमी, वो बात करता है कि लोकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सेल्फ रेजिलेंस होना चाहिए, रिलायंस सॉरी नॉट रेजिलेंस, इकोलॉजिकल सूटेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो तीन चीज़ों पे फोकस करती है कि अपना आपका कैसा कल्चर है, कैसे लोकल हालात हैं वो देखो, सेल्फ रिलायंस करो, डिपेंड मत हो, एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो, ठीक है। तो वही है जो इसका क्रिटिसिज्म था, जस्ट उसका उल्टी ही ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं। नो लिमिटेशंस क्या है, अब एंटी डेवलपमेंट थीसिस की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगी। सो इट मे लेड टू रोमेंटिसाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इन स्टेटस क्यू। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रोमेंटिसाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इन स्टेटस क्यू। इसका मतलब क्या है कि हम फिर पॉवर्टी को इतना सीरियस नहीं लेंगे, हम कहेंगे ठीक है गरीबी है कोई नहीं चलेगा, लेकिन लोकल को देखना है, लेकिन इन्वायरमेंट को देखना है, लेकिन किसको देखना है, दैट इज़ अ सेल्फ रिलायंस को, हम डिपेंड नहीं है किसी पे। तो गरीबी है तो कोई नहीं गरीबी, तो रोमेंटिसाइजेशन का मतलब है कि वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी, स्टेटस क्यू, जो लोग ऊँचे हैं ऊँचे रह जाएंगे, जो नीचे वो नीचे रह जाएंगे। लैक्स प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑल्टरनेटिव सेट स्किल, प्लस में कोई ना ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप देखोगे, आप अगर डैम की ज़रूरत हो तो डैम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, डैम की ज़रूरत हो तो डैम तो बनाना पड़ेगा। डैम क्यों चाहिए, डैम के अपने अपने फ़ायदे हैं, वो लोगों तक पानी देगा, फार्मर्स को पानी देगा, इंडस्ट्रीज़ को पानी देगा, हमारे ऑल द सेक्टर्स, ऑल द 3 सेक्टर्स ऊपर उठेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, पॉवर्टी कम होगी। रिस्क अंडरमाइनिंग स्टेट कैपेसिटी एंड प्लान्ड पब्लिक वेलफेयर इंटरवेंशन, ये अंडरमाइन कर रहा है स्टेट की कैपेसिटी, मतलब स्टेट कुछ करना चाहती है लेकिन वो कर ही नहीं पाएगी फिर। एंड प्लान्ड पब्लिक वेलफेयर इंटरवेंशन, स्टेट की कैपेसिटी, स्टेट का क्या काम है, पॉलिसीज़ बनाती है, पब्लिक पॉलिसीज़ है ना, स्टेट ड्रिवन डिसीजन, जिससे कि वो वेलफेयर कर पाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सो ये सारी इसकी लिमिटेशंस है। रोमेंटिसाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एंड स्टेटस क्यू, लैक्स प्रैक्टिकलिटी एंड रिस्क करती है स्टेट की कैपेसिटीज़ को। एग्जाम्पल, रिजेक्शन ऑफ आधार और वेलफेयर स्कीम एज सर्विलेंस विदाउट ऑफरिंग स्ट्रक्चर्ड ऑल्टरनेटिव। हम कहते हैं कि भाई देखो जो आधार है या वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से हम डिपेंड हो रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी कह लो, और लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड ऑल्टरनेटिव है वो ना करें तो क्या करें, ये भी तो ये नहीं बताती है, ठीक है। सिर्फ डेवलपमेंट की गालियाँ तो दे दी इसने, अच्छी बात है, उसकी कमियां भी बता दी, लेकिन इसकी खुद की भी कमियां हैं। कंटेम्प्रेरी अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें आज के टाइम पे इंडिया में, इंडियाज़ मॉडल जो है वो दोनों मॉडर्न डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की बात करता है ना, वो दोनों की तरफ है, वो डेवलपमेंट एंटी डेवलपमेंट थीसिस दोनों को फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो प्रमोट करता है लोकल गवर्नेंस को, वाइल टारगेटिंग सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या करता है, प्रमोट करता है कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, वाइल टारगेटिंग, और टारगेट करता है कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होने चाहिए, ठीक है, कि साथ में उस चीज़ को भी ले रहा है, इस चीज़ को भी ले रहा है, दोनों चीज़ों को ले रहा है,
लोकल गवर्नेंस को भी ले लिया एज ए एंटीथीसिस, एंड एक तरीके से जो प्रोग्राम है वो खुद में एक तरीके का क्या है, डेवलपमेंट कराएगा। एम्फेसिस ऑन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, हम जनरली कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सेंट्रिक हो जाए, जैसे कि जनधन है, जल जीवन मिशन है, PMAY है, ये सब कुछ क्या है, एक तरीके से इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, कि हम ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, रेदर देन कि डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दें सीधा। रिस्क ऑफ सूटेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल रिफ्लेक्ट आ कोर्स करेक्शन विद मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट, राइज ऑफ मैं क्या पढ़ रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, राइज हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट अ कोर्स करेक्शन, जो एक तरीके से क्या दिखा रहा है कि हम करेक्शन की तरफ हैं, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। विद मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट भी हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे गोल्स भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। कंक्लूड करें तो डेवलपमेंट मस्ट बी री इमेजिन्ड एज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड पार्टिसिपेटरी। डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए, जो लोकल रियलिटीज़ को अपने साथ मिला के चले, जो इंश्योर करे डिग्निटी एंड इक्विटी फॉर ऑल, ये होना चाहिए मेन, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी। नाउ द नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो IT है ना, वो एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी लेके आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब एक पॉजिटिविटी लेके आया है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू में समझाना है। सबसे पहले बात करते हैं IT क्या है। IT इनहेंसेस, बेसिकली IT क्या है, इट्स लाइक यूजिंग टेक्नोलॉजी इनहेंसेस, ये एफिशिएंसी इसने बढ़ाई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिसीजन मेकिंग, सर्विस डिलीवरी एंड सिटीजन एंगेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे, एक तरीके से उसने ट्रांसफॉर्म करा है, डिसीजंस को लेना ट्रांसफॉर्म करा है, सर्विस डिलीवरी आसान करी है, सिटीजन को इंगेज कराया है, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हमने एक दो कीवर्ड यहाँ पे लिख दिए इंट्रोडक्शन में कि इसने क्या करा है। कीवर्ड्स क्या है इसमें, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द डिसीजन मेकिंग, सर्विस डिलीवरी एंड सिटीजन एंगेजमेंट, इनको मैं लिख दिया, एक दो कीवर्ड हमने लिख दिए। आगे बात करते हैं। सबसे पहला इसने एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया देख लेते हैं। सो ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क रिड्यूसेस टाइम एंड ह्यूमन एरर। अब बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली रेगुलरली होती रहती हैं, तो उस चीज़ को उसमें हमने क्या ले रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ गए हैं हम रूटीन टास्क में, जो डेली का काम है, जिससे लोगों का टाइम बचेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम बचेगा और ह्यूमन एरर कम होगा। लाइक E-ऑफिस सिस्टम इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इम्प्रूव्स फाइल ट्रैकिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड। जैसे कि E-ऑफिस सिस्टम है ना, ये पूरे ऑफिस को हमने क्या कर दिया है, ऑफिस में कोई काम हो रहा है, कोई फाइल कहाँ पे है, इस सबको ट्रैक करने का, प्रोसेस करने का, ये काम डिजिटली हो रहा है। डेटा एनालिटिक्स है, उसने हेल्प करा है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। हम डेटा कैप्चर कर पा रहे हैं और उस डेटा के बेसिस पे हम नई और अच्छी और बेहतरीन और इंक्लूसिव एंड जो रियल बेनिफिशियरी है उस तक पूरा फ़ायदा पहुँचे, ऐसी हम पॉलिसीज़ लेके आ चुके हैं। यूज़ ऑफ बिग डाटा इन स्वच्छ भारत मिशन फॉर सैनिटेशन प्लानिंग, जैसे कि हमने यूज़ किया था एक बिग डाटा का, किसमें, स्वच्छ भारत मिशन में, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में पूछे ही एग्जाम्पल्स हैं। तो यूज़ ऑफ बिग डाटा इन स्वच्छ भारत मिशन, E-ऑफिस सिस्टम इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब प्रमोट कैसी हुई है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आई है, ऑनलाइन पोर्टल्स इनेबल करते हैं रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब वेबसाइट्स बन गया, वेबसाइट पे जाके खोल सकते हो, रियल टाइम आमने सामने एक्सेस कर सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन उस पर गिवन है। एग्जाम्पल RTI ऑनलाइन पोर्टल है, RTI से आप क्वेश्चन कर सकते हो, RTI के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल है ना RTI का, तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि डिजिटल फिलिंग एंड मॉनिटरिंग हो रही है RTI एप्लीकेशंस की। पब्लिक डैशबोर्ड्स हैं जो रियल टाइम परफॉर्मेंस दिखाते हैं, है ना, जैसे कि प्रगति प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करते हैं PMO को टू मॉनिटर द की प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रगति। क्या हो रहा है कि हम रियल टाइम परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट की कैसी हमारी क्या है परफॉर्मेंस रही है। तो RTI ऑनलाइन पोर्टल है, प्रगति प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, ठीक है, और मॉनिटर कर पा रहे हैं ऑनलाइन। एम्पावर सिटीजन्स एंड इंश्योर्स इंक्लूसिवनेस, सिटीजन्स के पास पावर आ चुकी है, वो इंक्लूड हो रहे हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में। कैसे, डिजिटल ग्रेवेंस रिड्रेसल इंश्योर्स डायरेक्ट फीडबैक। हर एक आजकल वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट हो, हर एक इवन स्कीम हो, हर एक चीज़ों में रिड्रेसल का मैकेनिज्म होता है, ग्रेवेंस रिड्रेसल, है ना, तो उस डिजिटली हो रहा है वो भी। इससे डायरेक्ट फीडबैक पहुंच रहा है गवर्नमेंट तक, लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि CP ग्राम्स हैं, ये अलाउ करते हैं सिटीजन्स को टू फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। CP ग्राम्स एग्जाम्पल इसका याद रखना, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते चलो। देन मोबाइल गवर्नेंस रीचेज रिमोट पॉपुलेशन, ठीक है, मोबाइल के थ्रू गवर्नेंस भी पहुंच रही है, मोबाइल के थ्रू पहुंच रही है। इससे रिमोट में जाके जो पिछड़े हुए इलाके वहाँ तक भी ये
सुविधाएं पहुंच रही है, जैसे कि उमंग ऐप है, ये कंसोलिडेट करती है 100 गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन कन्वीनियंस के लिए, उमंग ऐप अपने आप में, ठीक है। तो ये 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज को देती है, एक मोबाइल से आप बैठे बैठे 100 सर्विसेज का एक्सेस ले सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस लेट्स टू फास्टर एंड एरर फ्री डिलीवरी। ई गवर्नेंस क्या है, चीज़ों को डिजिटली वे में लोगों तक पहुंचाना ही सर्विसेज को, तो ई गवर्नेंस ने फास्टर कराया, मतलब फास्टर कराया चीज़ों को, इन एरर फ्री। आधार इनेबल्ड पीडीएस मिनिमाइजेज लीकेजेस इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपका आधार लिंक्ड है पीडीएस से, पीडीएस इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये लिंक कैसे हुआ है ना, गवर्नमेंट ने तो करा ई गवर्नेंस के थ्रू, उसने कहीं ना कहीं कम किया है, मिनिमाइज़ करा है जो लीकेजेस होती हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये इंश्योर करता है सब्सिडी डिलीवरी विदाउट मिडलमैन। डीबीटी का मतलब क्या है, जो भी कैश ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्टली क्या हो, गवर्नमेंट के खाते से बेनिफिशरी के खाते तक पहुंचना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये भी कैसे हो रहा है, डिजिटली तो हो रहा है, आईटी की हेल्प से ही तो हो रहा है, जिसने इंश्योर करा है कि सब्सिडी डिलीवरी किसी मिडलमैन की कोई बीच में ना आए और करप्शन भी कम हो, तो सर्विस डिलीवरी भी अच्छी हुई है, डायरेक्ट हो गई है। एड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रियल टाइम गवर्नेंस, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे, जीआईएस एंड रियल टाइम डाटा एड इन रैपिड रिस्पॉन्स। जीआईएस वगैरह होता है तो उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं, प्रोएक्टिवली काम करवाते हैं, प्रिकॉशन ले पाते हैं चीज़ों को होने से पहले, हमें पता चल जाता है। हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई, कहते हैं ना कि बारिश आने वाली है, मानसून तेज़ आएगा, या फिर व्हाट वी कॉल कि साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो इन चीज़ों का रियल टाइम डाटा जो जीआईएस है उससे हम रैपिडली रिस्पॉन्स कर पाते हैं कि पहले ही जो दुर्घटना होने वाली है उससे पहले हम उसके लिए तैयार रहें। कोविन प्लेटफॉर्म था, उसने एफिशिएंटली मैनेज करा कोविड-19 की वैक्सीन को। जैसे कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन सपोर्ट, ऐसे एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का, जो स्मार्ट सिटीज़ के मिशन को सपोर्ट करती हैं। चैलेंजेस क्या हैं, चलो इतने सारे हमने फ़ायदे देख लिए, बहुत सारे फ़ायदे देखे। सबसे पहले एफिशिएंसी बढ़ाई, दूसरा इसने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, तीसरा इसने एम्पावर करा, चौथा इसने सर्विस डिलीवरी को बेटर करा, एंड पाँचवा इसने एड करा हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। सिक्स हम देते हैं चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड, लिमिट्स एक्सेस फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं ना जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, अब तो उनके लिए तो एक तरीके से लिमिट हो गया एक्सेस, तो डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन इश्यूज ऑफ डाटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी नीड रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क। प्लस में आपको पता है जो डेटा है उसकी प्राइवेसी नहीं रही है ना, गवर्नमेंट के पास डेटा है दैट डू गेट लीक्ड, तो इस तरीके से क्या है वहाँ पे प्राइवेसी नहीं रही है, साइबर सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। कॉन्टीन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सनल एसेंशियल, लेकिन अब इसके चलते ये भी हो गया है ना कि हर काम डिजिटल हो जाएगा, तो फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्सनल्स हैं, उन पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनको बेटर करने पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कॉन्टीन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग करो, डिजिटल डिवाइड जैसी प्रॉब्लम है, डाटा प्राइवेसी जैसी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के पास मेरा पूरा डाटा है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। नाउ कंक्लूजन अगर हम करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी लीवर्ड टू बिल्ड आर रिस्पॉन्सिव, मतलब उसको आप यूज़ करो एक रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड डेटा ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में, जो अलाइन करे साथ साथ सिटीजन की नीड एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दोनों को चलते रहे। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा डेटा रख लिया देना वो लीक हो गया तो डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ है, मेरी प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। सो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दो टूल्स हैं जिनको स्टेट यूज़ करती है टू अचीव करने के लिए अपनी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, राइट। तो हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। देन वी कैन डिफाइन व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड देन वी एग्जामाइन द स्टेटमेंट, देन पॉइंट आउट, हम डिफरेंसेस भी उनके बीच में बता सकते हैं ना। सो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है फिस्कल पॉलिसी क्या है, जनरली ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन के बारे में बात करती है, एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है, जो मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट की बात करती है, और दोनों का काम क्या है, मेनली टू रेगुलेट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबल रखना, इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना, ये इनका मेन काम है, ठीक है। बॉडी में देख लेते हैं सबसे पहला रोल क्या है, इनका रोल क्या होता है, काम क्या है इन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का। सबसे पहले बोथ टूल्स एम टू इंश्योर प्राइस स्टेबल रहे, इकोनॉमिक की ग्रोथ रहे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे, बैलेंस डेवलपमेंट हो। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर पर्सन का, एक ग्रुप ऑफ द पर्सन्स का ही डेवलपमेंट हो, सबका डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। ये क्रूशियल है फॉर मेंटेनिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। ये क्या है,
क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेंटेन कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब क्या है कि वेलफेयर भी होता रहे एंड प्लस में प्राइवेट की ग्रोथ भी होती रही, जीडीपी भी राइज करनी है लेकिन साथ में वेलफेयर भी करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना है, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स थे, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस डेवलपमेंट। यू कैन इवन मेक अ डायग्राम ऑफ दैट, है ना, अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रिंट आ जाएगा। क्रूशियल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। नाउ फिस्कल पॉलिसी को देख लेते हैं। गवर्नमेंट का बजटरी स्ट्रेटजी है, इसको जनरल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ये इन्वॉल्व करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, सब्सिडीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। और इसको हम यूज़ करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए डिमांड। जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो डिमांड बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो अलग अलग तरीके हैं, टैक्सेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा दें अगर इकॉनमी बहुत ज़्यादा, तो ये नॉर्मल चीज़ है। इसकी कोविड हमने ये सारा किया था, इकोनॉमिक स्टिमुलस का यूज़ किया था आत्मनिर्भर भारत के अंदर, जिससे हमारी इकॉनमी रिवाइव कर पाए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सेंट्रल बैंक की इकोनॉमिक लीवर होता है यहाँ पे, इसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके मेन टूल्स क्या होते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मेन टारगेट करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल को। लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। लिक्विडिटी, कितना पैसा, कितना कैश जो है लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए लोगों के पास। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, किसके पास क्रेडिट है किसके पास नहीं, तो इन सारी चीज़ों के पास मेन ये काम करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये तीनों मेन कीवर्ड्स हैं, यू हैव टू राइज दैम। ठीक है, तो जैसे कि आरबीआई जो रेपो रेट है वो हाइक टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन आया था तो उसको कॉम्बैट करने के लिए पोस्ट कोविड इसको बढ़ाया गया था। नेचर एंड स्पीड ऑफ इम्पैक्ट, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। सो यहाँ से कंपैरिजन शुरू हो रहा है। तो फिस्कल पॉलिसी जो है ऑफन हैज़ अ डिलेड इम्पैक्ट, फिस्कल पॉलिसी थोड़ा धीरे से काम करती है, नीडिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल एंड लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन टाइम। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जनरली कैसे वर्क करती है, बजट के थ्रू, बजट पहले आता है, फिर वो प्रॉपर्ली डिस्कस होता है एंड देन इट लेजिस्लेटिव अप्रूवल के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। वहीं पे जो मॉनेटरी पॉलिसी वो क्विकर ट्रांसमिशन है थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये फटाक से कि अपना रेट बढ़ा घटा, तो इसमें कुछ ज़्यादा तो कुछ करना नहीं होता है, सो दैट इज़ वाई ज़्यादा क्विकर है। फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सो फिस्कल पॉलिसी आपको पता है ज़्यादा प्रोन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी का मतलब बजट, एंड बजट कौन लेके आता है, गवर्नमेंट ही तो लेके आती है, एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है, स्पेशली इलेक्शन साइकिल्स में। ठीक है, जैसे कि फार्म लोन वेयर्स, पॉपुलिस्ट बजट मेजर्स, ये सब कुछ। वहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी फिर भी ऑटोनॉमस है, खुद से काम करती है, एंड टेक्नोक्रेटिक है। टेक्नोक्रेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ डू राइट इट। इसका मतलब क्या है कि वो टेक्निक्स पे काम कर रही है ना, इंश्योरिंग और एक तरीके से स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराती है। अब ये तो हमने 2-3 डिफरेंसेस देख लिए है ना, इसको कौन लेके आ रहा है, इसको कौन लेके आ रहा है, ये डिले कर रही है, फास्ट है, तेज़ है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन। लेकिन अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए आपको पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, दोनों को कोऑर्डिनेट तरीके से चलाओ। जैसे कि ड्यूरिंग एक 2008 में क्या होता, ग्लोबल क्राइसिस हुए थे एंड इंडिया ने अपने एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ किया था रिकवरी के लिए, तो हमने दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाया, तालमेल मिलाया, तभी हम अपनी इकॉनमी को रिकवर कर पाए। चैलेंजेस क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट मे लेड टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट से हो सकता है कि क्राउडिंग आउट हो जाए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि लोगों से पैसा लेके गवर्नमेंट उसको मतलब अपना करेगी, जो भी कमी रह गई थी, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट लोगों के लिए कब पैसे नहीं बचेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में बी इनइफेक्टिव ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है कि वो स्टैगफ्लेशन के दौरान क्या हो, हमारे दैट इज़ इफेक्टिव ना हो। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो अगर इन्फ्लेशन को कम करूँगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करूँगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सो व्हेन बैंक हेजिटेट टू लेंड डिस्पाइट लोअर रेट्स, तो दैट इज इट। तो अलग अलग अपना है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट लिख सकते हो, इनइफेक्टिव, ये स्टैगफ्लेशन। तो कंक्लूजन क्या लिखें, सो एक बैलेंस्ड यूज़ करना है हमें फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ का, जो फोस्टर करेगी इंक्लूसिव ग्रोथ, स्टेबिलिटी लाएगी, एक रेजिलिएंट इकॉनमी जो गिर भी जाए तो उठ जाए, एंड रिस्पॉन्सिव रहेगी ग्लोबल शिफ्ट्स के लिए। Now the next question is, the central reason for utilization of performance appraisal is performance improvement of the employees। वो कहता है कि जो मेन हम परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि सो दैट जो परफॉर्मेंस है वो एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूव हो। अब इस स्टेटमेंट में आपको एनालाइज करना है क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड है परफॉर्मेंस अप्राइजल की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं क्यों करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब एक सिस्टमैटिक एवोल्यूशन करना एम्प्लॉय के काम, आउटपुट, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसीज़ का, कि एम्प्लॉय
कितना अच्छे से आउटपुट एफिशिएंसी कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, उसकी क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं जो इन्हेंस कर सके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। कुछ नहीं है, मतलब कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिकली उसका स्ट्रक्चरली उसको देखना, सिस्टमेटिक तरीके से उसका एवोल्यूशन करना। बॉडी, सबसे पहले अलाइन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ज़रूरत क्यों है, हम क्यों करते हैं, ठीक है। लिंक एम्प्लॉय एफर्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन। हमारा सबसे पहला जो ज़रूरत है परफॉर्मेंस अप्राइजल की वो ये है कि इंडिविजुअल का देखो अपने अपने गोल्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं, हमें उनको लिंक करना है सो दैट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का भला हो। दैट इज़ वाई जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इंडियन रेलवेज में भी है जो अलाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ KPIs को विद इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट के साथ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इंडियन रेलवेज में ऐसा होता है, बस इतना ध्यान रख लेना। पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। प्लस में जब मुझे पता चलता है कि भाई देखो मैंने इसको एवोल्यूट करा, 10 लोगों को इनकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करी, तो मुझे पता चला कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या और बेटरमेंट मैं कर सकती हूँ। सो रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करता है स्किल गैप्स क्या रह गए हैं, एरियाज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, किन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। जैसे कि IAS की जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है तो वो मिड करियर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की जाती है उनकी भी IAS ऑफिसर्स की आफ्टर परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद, मतलब परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब क्या है, मिड करियर वो अपना IAS बन गए हैं, काम कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, 4-5 साल काम कर लिया एंड प्लस अब उनको लगे कि कुछ ज़रूरत है तो उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो मिड करियर के मिड में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं फॉर द IAS ऑफिसर्स, और भी अलग अलग ऑफिसर्स के लिए होते हैं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया। नाउ द नेक्स्ट इज़, तो बेसिकली और क्या करेगा ये, मोटिवेशन को बढ़ाएगा, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा। सो ये इनकरेज करेगा एक मेरिट बेस्ड कल्चर एंड रिवॉर्ड हाई परफॉर्मर्स। मतलब क्या है, जैसे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो इट्स लाइक जैसे UPSC है, UPSC में आपने अच्छा परफॉर्म करा तो आपकी नौकरी लग जाएगी, सो इट विल गिव अ रिवॉर्ड। सो स्पैरो सिस्टम है सिविल सर्वेंट्स को जो प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी अप्राइजल एंड रिकॉग्निशन में, ठीक है, तो उनको मिलता है, तो मोटिवेशन बढ़ती है कि और बेहतर हम करें। फैसिलिटेट प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग। सो ऑफकोर्स ये एक प्रमोशन किसका हमें करना है, किसका इस तरीके से भी हमें हेल्प कराता है, तो प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डाटा देता है, ऑब्जेक्टिविटी ट्रांसफर्स प्रमोशन एंड करियर पाथ डिसीजन में, है ना, चूज़ करने के लिए कि किसको प्रमोट करना है, किसको SP से SSP बनाना है। सो इन चीज़ों में एक ऑब्जेक्टिव डाटा की तरह काम करता है। सो ये DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करके, वो अप्राइजल रिकॉर्ड्स का ही तो यूज़ करता है, तभी तो फिर उसके बाद वो फॉर इम्पेलमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स का, ठीक है, प्रमोशंस वगैरह करने का। एड इन परफॉर्मेंस करेक्शन, हम चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर पाएंगे कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस एंड इनिशिएशंस, करेक्टिव एक्शंस और रीअसाइनमेंट्स। हम ये देख पाएंगे कि भाई किसकी अंडर परफॉर्मेंस रह रही है, किसकी कंसिस्टेंट रह रही है, और फिर हम उस पर बेटर तरीके से कर पाएंगे। प्लस हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड गोल रीअलाइनमेंट भी हम कर पाएंगे, उनके गोल्स को भी हम रीअलाइन कर पाएंगे। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, ऑफकोर्स फेयरनेस आती है। बिल्ड्स अ कल्चर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिड्यूसिंग बाइसनेस इन एवोल्यूशन, है ना, प्रॉपर तुम्हें देंगे कि आपका फीडबैक है, ये जिसका जिसकी मार्कशीट टाइप होती है तो उसे पता चल जाएगा ना कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेयरनेस आएगी, ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी वगैरह कम होगी। सपोर्ट स्ट्रैटेजिक HR मैनेजमेंट, मतलब डेटा ड्रिवन वर्कफोर्स प्लानिंग कर पाएगी, सक्सेशन मैनेजमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ना। कंक्लूजन में अगर हम लिखें तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या करती है, फॉस्टर करती है ग्रोथ, लर्निंग, अकाउंटेबिलिटी, क्रिएटिंग अ मोर प्रोडक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा क्या बनाती है, अच्छा बनाती है, प्रोडक्टिव बनाती है, ट्रांसपेरेंट बनाती है, रिस्पॉन्सिव बनाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द प्रॉब्लम इज टू अचीव द राइट बैलेंस। प्रॉब्लम है हम राइट बैलेंस अचीव नहीं कर पा रहे कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी एंड इफेक्टिव स्टेट में, तो हम देखेंगे क्यों ऐसा। एंड मार्केट्स वर पॉसिबल, द स्टेट वर नेसेसरी। मार्केट्स कैसे पॉसिबल हैं, स्टेट क्यों नेसेसरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी फॉस्टर क्या करती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी का मतलब है वही कैपिटलिज्म, और स्टेट का मतलब है स्टेट। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में बैलेंस कैसे बनाएं, वही वाली बात है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी फोस्टर करती है, इनोवेशन को बढ़ाती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है, हमें पता ही है, प्राइवेट सेक्टर। वाइल एक इफेक्टिव जो स्टेट होता है वो इक्विटी, रेगुलेशन एंड पब्लिक वेलफेयर का काम करता है। तो दोनों के अपने अपने काम हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ऑफ बैलेंसिंग, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला है ओवर रिलायंस ऑन मार्केट कैन लाइड टू इनइक्वलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। अगर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगेंगे मार्केट्स पे, हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, हर चीज़ हेल्थ केयर हो, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, स्कूलिंग्स हुई, बेसिक चीज़ों को भी, तो उससे इनइक्वलिटी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि सिर्फ जिनके पास पैसा है वही एक्सेस कर पाएंगे। एंड सोशल एक्सक्लूजन, लोग बाहर रह जाएंगे इन चीज़ों से।
एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, लेकिन अगर वहीं पे एक्सेस का स्टेट कंट्रोल होगा तो उससे इनोवेशन एंड डिलेज होंगे डिसीजंस को बनाने में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस पब्लिक वेलफेयर, प्लस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये डिबेट चलती है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है या फिर पब्लिक वेलफेयर। देखो, जो प्राइवेट सेक्टर का मेन काम तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, लेकिन गवर्नमेंट का मेन काम है पब्लिक वेलफेयर, तो उसमें बैलेंस बना के चलना ये अपने आप में एक चैलेंज है। मार्केट्स में इग्नोर एक्सटर्नलिटीज़ लाइक एनवायरनमेंट, हेल्थ और एजुकेशन। मार्केट्स बहुत बार एक्सटर्नलिटीज़ को इग्नोर करती हैं कि उनका इन्वायरमेंट, मतलब मैंने तो फैक्ट्री लगानी थी, लगा दी, ठीक है। अब फैक्ट्री मैंने लगाई किसी चीज़ की, समझ लो कि मैंने क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाने की फैक्ट्री लगा दी। अब इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं। तो मार्केट्स बहुत लाइक काफ़ी उनका जो ध्यान है उन चीज़ों पे नहीं रहता है। स्टेट में सफ़र फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनएफिशिएंसी, वहीं पे जो स्टेट है उनका अपना है, वो डिलेज में, इनएफिशिएंसी में, रेड टेपेज में फंस जाते हैं। ओवर रेगुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन करते हैं तो उससे लाइसेंस राज आ सकता है या फिर रेड टेपिज्म आ सकता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज़ लिख लेना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन कॉज पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी, प्लस में अगर हम कोऑर्डिनेशन जो है अच्छे से नहीं बैठेगा, उनका तालमेल नहीं बैठेगा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का, तो उससे क्या होगा, पॉलिसी में इनकन्सिस्टेंसीज आ जाएंगी, पॉलिसीज अच्छे से नहीं हो पाएंगी, तो ये प्रॉब्लम है। आगे बात करें मार्केट्स कैसे पॉसिबल है। मार्केट्स वर पॉसिबल, इंकरेज कॉम्पिटिशन, है ना। मार्केट्स होने का क्या है, कॉम्पिटिशन बढ़ाती है, इनोवेशन बढ़ाती है, कस्टमर को चॉइस देती है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन थ्रू प्राइस सिग्नल्स, रिसोर्सेज का एलोकेशन यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से कर पाती हैं। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक आईटी, रिटेल, फिनटेक, इनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं तो ये सेक्टर्स डेवलप करेंगे कहीं ना कहीं, फिर ये डेवलप करेंगे किसी नई टेक्नोलॉजी को, तो इट विल हेल्प इन गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे कि यूपीआई डेवलप किया गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, अडॉप्टेड बाय मार्केट प्लेयर्स, है ना, तो इन्होंने भी अब वो अडॉप्ट कर लिया। ड्राइव्स एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमें हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, ग्लोबल में हम भी कहीं स्टैंड कर पा रहे हैं तो वो चीज़ को बढ़ाते हैं। एग्जांपल मैंने देखा था कि फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की, है ना, तो ये एक्सपोर्ट लेड हमारी ग्रोथ करवा रहे हैं। मतलब ये कि मार्केट्स का क्या क्या फ़ायदा है, वहीं पे स्टेट क्यों नेसेसरी है। प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें उनको प्रोवाइड कराती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारे लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते आयुष्मान भारत के थ्रू। देन इंश्योर रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसका मतलब क्या, सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज़ लिख लेना। ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको जस्टिस तरीके से कराती है। एग्जांपल मनरेगा के थ्रू जॉब्स दिला रही है, फूड सिक्योरिटी करा रही है थ्रू पीडीएस के सिस्टम, मतलब जस्टिस मिलना चाहिए सबको, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हर चीज़ हर किसी को मिले, है ना। रेगुलेट करती है मार्केट्स को टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, प्लस में रेगुलेशन का काम कर रही है। रेगुलेशन क्यों कर रही है, जैसे कि मोनोपोली ना आए, जैसे कि कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर के हक भी प्रोटेक्ट रहें। एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंज्यूमर फोरम्स हैं, यू कैन ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल। एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये क्या करती हैं, एक लास्ट रिजॉर्ट का काम करती है। मतलब क्या है, जैसे कि अभी कोविड आया, कोविड पैंडमिक में इन्होंने बहुत सारी ऑफकोर्स चलाई, उसमें से एक है जैसे कि उन्होंने वैक्सीन्स दी फ्री में, लेकिन अगर कोई प्राइवेट करता तो वो फ्री में थोड़ी करता, वो तो पैसे लेता। सो दैट इज़ वाई एक लास्ट रिजॉर्ट का काम करती हैं ड्यूरिंग द क्राइसिस। नो, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, अ सिनर्जेटिक रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप चाहिए हमें, सिनर्जेटिक रिलेशनशिप चाहिए, किसके बीच में, मार्केट एफिशिएंसी एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मार्केट भी एफिशिएंट रहे और स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल रहे, जिससे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इकोनॉमिक रेजिलेंस हो एंड सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो। सिटीजन्स को मध्य में रखना है, मिड मीडियम, ठीक है, दैट्स इट। वीडियो को बार बार देखना है, ट्राई टू लर्न करना है, चीज़ों को सीखना समझना है, क्वेश्चंस को डिकोड करना आना चाहिए, मेन हमारा यही है।